है उस ट्रेनिंग पर हम लोग आपको विशेषकर लाए हैं कि नए नए जो गाइडलाइंस है, नए नए जो रूल्स आए हैं, हम लोग उस पर सारी चीजें बात करें। तो देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले तक एक डाउट था मन में ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाला है, मेरे पास है यहाँ पे ऑलरेडी। ये जो है 26 जनवरी को रिलीज किया है UIDAI की वेबसाइट पे, आप जाके देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। इस लिस्ट के तहत आधार में अब कोई भी अपडेट और कोई भी नया बच्चे का जन्म हुआ है उसके बाद वाला हो, 18+ हो, इसके गाइडलाइन। तो अब क्या है कि इसको समझना दो तरीके से होता है। आप समझिए, समझने का तरीका दो। एक तो तरीका है कि इसको लेके बैठ जाइए कि हमको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक तरीका हम आपको और बता देते हैं जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत जो है ना वो खत्म हो जाएगी, आप कंफ्यूज होना बंद कर देंगे। कंफ्यूज होना कैसे बंद करेंगे, इसमें देखिए, इस 7-8 पन्नों का लिस्ट है ना। क्या जब भी कोई आपके पास कोई आधार सेंटर पे आएगा तो हर बार क्या ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट खोल के आप एक एक करके मिलाइएगा? नहीं मिला सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 7 पन्ना हम हर ऑपरेटर, हर रेसिडेंट के लिए पलट के देखते रहे। इसमें क्या चीजें हैं देखिए, सबसे पहला पॉइंट है लिस्ट ऑफ, देखो सब ये, अच्छा ये पहले ये बताओ कि सारे लोगों को ये पता है कि ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट 26 जनवरी को रिलीज हुआ है? ये तो पता है। अब इसमें आप देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट 0 to 5 ईयर्स। क्लियर है? अब 0 to 5 ईयर्स यानी कि जो बच्चे हैं आधार एनरोलमेंट 5 साल से नीचे, 0 to 5 ईयर्स यानी आज जो जन्म लिए हैं और 5 साल से एक दिन भी छोटा है वो 0 to 5 ईयर्स का है, उनके लिए पहला पॉइंट है। देखो पहला दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आप मेरी चीजों को सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथराइज्ड अथॉरिटी। ऑथराइज्ड अथॉरिटी बर्थ सर्टिफिकेट इशू कौन करता है? नगर निगम के द्वारा हो रहा है। कोई ना कोई इशू है करने वाला अथॉरिटी होता है। ऐसा नहीं कि हम लिख के दे दिए, डेट ऑफ बर्थ प्रमाण बना दिया, वो मान्य हो गया, ऐसा नहीं है। यानी कि जो अथॉरिटी है डेट ऑफ बर्थ इशू करने वाला, वहां का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इससे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के बेस पे बच्चे का नामांकन होगा। यानी कि एक चीज समझ में आई है, 0 to 5 ईयर्स के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। समझ में आ रही है बात? सिर्फ रिलेशन के बेस पे आधार बनेगा, सिर्फ रिलेशन। यानी कि मैं अपने बच्चे का आधार बनवाने के लिए अगर 5 साल से छोटा है तो मुझे फिजिकली जाना पड़ेगा, और जब तक मैं रिलेशन का डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा तो नहीं। पहले क्या होता था कि मुखिया साहब भी लिख के दे देते थे उस फॉर्मेट पे, तो हम 5 साल से नीचे बच्चे का आधार एनरोलमेंट कर देते थे। हाँ, अब नहीं कर पाइएगा। अब सिर्फ रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट चाहिए, और रिलेशनशिप में भी क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट पहला, पासपोर्ट चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट में पेरेंट का, पासपोर्ट में बच्चे का नाम होता है, बर्थ सर्टिफिकेट में पेरेंट का भी नाम होता है, बच्चे का भी नाम होता है, तो रिलेशनशिप पता चल रहा है वहां पे। एक उसके साथ साथ सिटीजनशिप की बात हो रही है तो भूटान का सिटीजनशिप है किसी के पास, तो ये सिटीजनशिप वाली जो चीजें हैं तो वो मतलब एक इंटरनेशनल पासपोर्ट वगैरह जो भी होगा नेपाल का, भूटान का, वो सबमिट कर रहा है और 182 दिन से यहाँ रह रहा है। तो ये एक मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप सीधा सीधे ये समझो कि पासपोर्ट अगर इंडियन है और बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके बेस पे ही आपका जो डॉक्यूमेंट नया बच्चे का 0 to 5 ईयर्स का उसका आधार बनेगा बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट। अब 0 to 5 ईयर्स में एक कंडीशन डाला गया है, सर्टिफिकेट इशूड बाय UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट। इसमें 5 साल 0 to 5 ईयर्स वाले में एक कंडीशंस में एनरोलमेंट के लिए डाला है, वो है POI के बेस पे बन जाएगा, POA के बेस पे बनेगा। लेकिन इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? इसमें क्लियर लिखा हुआ है, वो UIDAI का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप देख रहे हैं, वो पहले प्रमाणित कोई भी कर देता था, अब इसमें क्लियर लिखा हुआ कौन करेगा? सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रोन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सेंटर होम्स और ऑर्फन एजेस। अब अनाथालय है ना, तो अनाथालय के पास रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट होगा क्या? बच्चा को पता ही नहीं है माता पिता कौन है उसके, तो रिलेशनशिप कहां से देगा? और होगा कि बच्चों को आधार की जरूरत है तो आधार उसका जरूरी है बनना, तो उस केस में सिर्फ उन बच्चों के लिए वहां के सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रोन जो होती है उनसे, और या फिर वो जहां के हेड है सेंटर होम्स के और के वहां के जो अधिकारी है उनके द्वारा प्रमाणित किया हुआ सर्टिफिकेट अगर दे रहे हैं तभी 0 to 5 ईयर्स का आधार एनरोलमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप इसमें क्लियर हो जाइए कि इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आता है तो एक्सेप्ट नहीं करना है 0 to 5 ईयर्स। तो यहाँ पे 3 ही डॉक्यूमेंट का जिक्र किया ना मैंने, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और तीसरा ऑर्फन एजेस या सेंटर होम्स के जो मैट्रोन है, सुपरिटेंडेंट है वगैरह वगैरह जो है, इसके द्वारा अगर प्रमाणित सर्टिफिकेट है तब 0 to 5 ईयर्स के आधार एनरोलमेंट होंगे, वरना नहीं होंगे।
इसमें भी सर उसको आधार देना पड़ेगा। हाँ? आप डिस्चार्ज वाला जितना भी ऑप्शन में था वो सब हट जाएगा, वो सब ये ऑलरेडी लागू है। और आप आज के डेट में आपको इसी के हिसाब से क्लाइंट किसी का अपडेट नहीं हुआ है, क्लाइंट अपडेट होने की वजह से लिस्ट ड्रॉप डाउन जो खुलता है उसमें अभी दिखा रहा है, बट ये सारी चीजें हट जाएगी। तो आप एक चीज समझिए, 0 to 5 years वाला तो क्लियर हो गया। दूसरा पेज पलट रहे हैं, पेज पलट के बात करते हैं। आप यहाँ पे समझिए क्या है, दूसरा पेज में लिखा हुआ है सीधा लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट एवं 5 ईयर, यानी 5 साल से ऊपर। जो 5 साल, ये देखो यहाँ पे टिक किया हुआ है ना, यहाँ टिक किया हुआ, यहाँ क्रॉस किया हुआ, यहाँ क्रॉस किया हुआ है, यहाँ क्रॉस किया हुआ है। ये एक्चुअली आप डॉक्यूमेंट का लिस्ट तो पहले भी था, यूआईडीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल था, लेकिन लोगों को दिक्कत क्या होती थी, ये पूछता था कि पासपोर्ट लिखा हुआ है तो पासपोर्ट किस किस चीज के लिए वैलिड है। वहां पे ये अलग अलग पीओआई का डॉक्यूमेंट में अलग लिखा रहता था, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में अलग लिखा रहता था, एचओएफ में अलग लिखा रहता था। तो इससे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए इन्होंने एक जगह इकट्ठा करके ये सारी चीजें कर दी। अब आपको कैसे करना है, इंडियन पासपोर्ट। अब पासपोर्ट क्या होता है कि पासपोर्ट क्या है कि यहाँ पे देखो पीओआई, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पीओए, प्रूफ ऑफ एड्रेस, पीओ और रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ। यानी कि अगर कोई पासपोर्ट लेके आया तो इसका मतलब उसका सब कुछ के लिए वैलिड है, कुछ भी कराना चाहे तो वो करा सकता है सबके लिए। लेकिन पैन कार्ड लेके आता है तो देखो यहाँ पैन कार्ड पर पीओआई पे जो टिक किया हुआ है, यानी कि आईडी प्रूफ के लिए तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब नाम के लिए। आईडी प्रूफ का सीधा साधा मतलब होता है नाम से, ठीक है, नाम के लिए तो एक्सेप्ट हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे पीओ एक एड्रेस में क्रॉस है, पीओ और रिलेशनशिप में भी क्रॉस है, और डेट ऑफ बर्थ में पैन कार्ड हट गया। डेट ऑफ बर्थ आना पहले जी तो आप क्लियर लिख दिया पैन कार्ड के लिए क्रॉस, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से पैन कार्ड से डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा पाएंगे। ये समझ में आई ना? तो आपको समझने का सीधा तरीका यही है। फिर है यहाँ पे राशन कार्ड, पीडीएस, ई राशन कार्ड है। तो देखो राशन कार्ड में क्या क्या है, यहाँ पे इन्होंने आईडी प्रूफ के लिए एक्सेप्ट किया है, लेकिन आईडी प्रूफ किसका, जिसका फोटो लगा हुआ है राशन कार्ड में उसी का। सर किसी का नहीं है सर, वैसा नहीं है आधार कार्ड में, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। तो आईडी प्रूफ में एक्सेप्ट, फोटो नहीं होने का मतलब आईडी प्रूफ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए वो एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपके पास वो व्यक्ति मान लो मार्कशीट लेके आता है, ठीक है, तो मार्कशीट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊपर करना, प्रूफ ऑफ आईडी में दे दिया। यहाँ देखो मार्कशीट लिखा हुआ 13 नंबर पॉइंट पे आ जाओ, ये देखो 13 नंबर पॉइंट पे। अब 13 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है, और ये लिस्ट लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट एबव 5 ईयर, मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी। इसमें देखिए आपका जो पहला नंबर पॉइंट है पीओआई पे क्या है, ठीक किया हुआ है, यानी कि नाम के लिए तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बगल में देखो क्रॉस किया हुआ है एड्रेस प्रूफ पे, तो एड्रेस प्रूफ नहीं हुआ। और आधार बनाने के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट कितने होते हैं, 2 डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो आईडी प्रूफ तो के लिए तो मार्कशीट वैलिड है, बट एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप के लिए वैलिड है और डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड है, यानी कि क्या सिर्फ मार्कशीट से उसका आधार बन जाएगा, नहीं बन। रिलेशनशिप के लिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम ये 3 डॉक्यूमेंट ही मान्य रखेंगे। ट्रैक से मत हटिए ना, दिक्कत है। समझो पहले, रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, आप समझो अच्छे से, ट्रैक से बहुत सारे हैं, रिलेशनशिप के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन आपको उनमें से दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग सिर्फ इन 3 डॉक्यूमेंट पे लगाना है। रिलेशनशिप चाहे उसका पीडीएस कार्ड से हो जाए, चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट से हो जाए, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि रिलेशनशिप के लिए अगर एचओएफ का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है तो इनमें से कुछ है तो है, मार्कशीट है लेकिन नहीं लेना है। और इंपॉर्टेंट नोट्स में अभी आप पढ़ोगे ना, इंपॉर्टेंट नोट्स इसके नीचे लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है क्लियर, हेड ऑफ फैमिली एचओएफ बेस्ड इनरोलमेंट इज मैंडेटरी फॉर एक्सेप्ट फॉर चिल्ड्रन रिसाइडिंग इन शेल्टर होम्स और ऑर्फनेजेस। एक्सेप्ट कर रहा है सिर्फ ऑर्फन एजेस और शेल्टर होम्स के जो है, उसके अलावा कहीं पे भी लिखे वाला फॉर्मेट भी नहीं चलेगा। सर मार्कशीट से नाम अपडेट हो जा रहा है, हाँ। तो किसी एमपी में अभी नहीं आ रहा है तो क्या सिलेक्ट करेगा? अभी फिलहाल नहीं आएगा। मैं अभी मान लिया, ये मुझे पता, ये बात तो वहां से पूछने की जरूरत नहीं थी, मैं बता देता। एक्चुअली क्या है कि अभी जो छोटा क्लाइंट आप लोग यूज करते हैं, उस क्लाइंट में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं इंटरनली, बैकग्राउंड में बहुत सारे नहीं करना है। कंसीडर आप इसको कीजिए, जिसका नहीं है उसको मत कीजिए। यूआईडीआई का एक सीधा साधा आप समझिए कि गाइडलाइन जो भी इंप्लीमेंट होता है, एक डेट होता है कि इस डेट से लागू होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली क्या होता है कि हम सारे लोगों को वो सारी चीजें पहले से बताते हैं ताकि वो बाद में गलती ना करें। अब समझिए
इनके जो डेट के हिसाब से जो भी चीज है, तो आपका जो आधार का सॉफ्टवेयर क्लाइंट होता है उसमें आपको लेके कहीं नहीं जाना है, सॉफ्टवेयर को ना अनइंस्टॉल करना है ना कुछ करना है, क्योंकि आपका 171 वर्जन अभी चल रहा है ECMP का 3.3.4.2 स्लैश करके 172-1 चल रहा है। मान लो ये कुछ दिन के बाद अपडेट होगा, 175 होगा, 174 होगा, 172 होगा, जो भी होगा, उस क्लाइंट जब अपडेट होगा नेक्स्ट वाला, उसमें वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हटेगी, नया चीज ऐड होगा। ये मतलब आपको नहीं करना है, बट अभी नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्लाइंट रिलीज होता है ऑटोमेटिकली, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका क्लाइंट। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एनरोलमेंट अबव 5 ईयर, 5 साल से ऊपर वाले, वही वाला जो चल रहा था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, 0 to 5 ईयर्स तो क्लियर हो गया कि मुखिया के जो सॉरी UIDAI का जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट था, वो फॉर्मेट अभी एक से किसी से पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति इधर से आप लोग कोई खड़े हो जाइए, कोई आप हमको सिर्फ एक जवाब दीजिए कि 0 to 5 ईयर्स में जो UIDAI का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है, उस पे कौन व्यक्ति साइन करके देगा कि उसका आधार बनेगा? बताइए। इसके अलावा अगर कोई देता है तो ये क्लियर हुआ सबका कि 0 to 5 ईयर्स में सिर्फ अनाथालय जो ऑर्फनेज सेंटर गवर्नमेंट के जैसे वहां के रिलेटेड जो कंसर्निंग ऑफिसर है, देखो अगर वो दे रहा है तो होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अब आगे आते हैं, अब आप लोग थोड़ा सा चुप हो जाइए। अब आगे हम लोग जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो 15 नंबर पॉइंट पे आएंगे। 15 नंबर पॉइंट पे एक लाइन लिखा हुआ, पढ़ो इसको, एक मिनट। हाँ आप देखो, सर्टिफिकेट इशूड ऑन UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय, लिखा हुआ है ना, ये क्या मीनिंग है? यानी कि ये बोल रहा है UIDAI का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, इसका कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। बाकी तो डॉक्यूमेंट नॉर्मल ही है, उसको आप देखो, मिलाप टिक करो, समझ में आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखो MP MLA MLC म्युनिसिपल काउंसिलर, म्युनिसिपल काउंसिलर जो होते हैं वार्ड पार्षद होते हैं, MP MLA वगैरह वगैरह जो भी है। पहले क्या होता था, ये अगर लिख के दे देते थे UIDAI के फॉर्मेट पे तो आधार बन जाता था, हो जाता था। नाम में इधर देवी जोड़ना है, कुछ जोड़ना है, छोटे मोटे सुधार भी हो जाते थे। लेकिन इन्होंने ID प्रूफ पे क्लियर क्रॉस कर दिया, यानी कि MP MLA MLC काउंसिलर जो है वो लिख के दे देते हैं ना, तो वो एड्रेस चेंज करने के लिए एक्सेप्ट है। देखो कुछ भी नहीं कर सकते आप। अब सिर्फ MP, अब सुनो, MP MLA म्युनिसिपल काउंसिलर वार्ड पार्षद वगैरह जो है उनके, मुखिया से भी बात कर रहा हूँ, मुखिया का नाम अभी आएगा नीचे तो बता, इन सब से सिर्फ एड्रेस चेंज होगा, नाम में अब कोई सुधार नहीं होगा। सबको कर लिया है, हाँ सबको साइड कर दिया। अब यहाँ पे है गैजेटेड ऑफिसर, एक ग्रुप के से क्या होता था, नाम चेंज होता था ना पहले, डेट ऑफ बर्थ भी होता था, अब वो भी नहीं होगा, सिर्फ एड्रेस चेंज करा सकते हैं। अब इसके बाद आगे आइए, इसके बाद हम लोग जब बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो इसमें गैजेटेड ऑफिसर NSCO स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ये ID प्रूफ के लिए दे सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट तो आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई इसके द्वारा है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के। अब कहां से स्पेसिफिकली कोई आएगा आपके पास, नहीं आएगा, कौन जाते हैं, जल्दी कोई आता नहीं। स्टेट हेल्थ वाले कौन होते हैं? नहीं, स्टेट हेल्थ वाले नहीं है, नहीं 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 नहीं, सब जो स्टेट हेल्थ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, स्टेट हेल्थ लिखा हुआ है, स्टेट हेल्थ लिखा हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली किसके लिए लिखा है? नहीं, पढ़िए बताते हैं। गैजेटेड ऑफिसर है NSCO / स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट / प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ, इनके द्वारा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का, उसके होंगे तब होगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट का, वैसा नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, आप देखिए सुपरिटेंडेंट वार्डन पेट्रोल जो है वो ID प्रूफ के लिए। यहाँ पे क्या हम समझाना चाह रहे हैं आप समझिए, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है लाइन बाय लाइन, आपको इसको खाली समझना है कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। आपको स्पेसिफिकली यही बताया गया है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे था ना विलेज पंचायत हेड, म्युनिसिपल मुखिया वगैरह जो है, अब उनके भी लिखे हुए UIDAI के फॉर्मेट से आधार नहीं बनेगा, एड्रेस चेंज होगा, लेकिन एड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस फॉर्मेट से। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक चीज बताइए, देखिए बहुत सारे गाइडलाइंस ऐसे होते हैं, अभी आपके सामने UIDAI के लोग आए थे, सारे लोग आए थे, इवेंट
देखो हम लोग क्या है कि सिस्टम को चीजें से हम लोग चूंकि काम करना है और आप लोग से काम कराना है, आप लोग जानेंगे तभी तो आप काम कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सारी चीजों को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम प्रोसेस को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोग एक अलग अलग कलर का पेन ले लीजिए, रेड ब्लू ग्रीन ऐसे करके। नाम के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड है उसके सामने वो लिख दीजिए, नाम वाले पार्ट को अलग आप अपने तरफ से अलग बना लीजिए, इस लिस्ट को रखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं, आप अपने तरफ से एक वर्ड फाइल खोलिए, वर्ड में कॉपी पेस्ट कीजिए और अपने तरफ से एक बना लीजिए और उसको क्या कीजिए अपने साथ डॉक्यूमेंट के लिए सेटअप पे यही रहेगा, अपने तरफ से समझने के लिए, ताकि कोई आया तो हमको कंफ्यूज होकर पूरा पेपर नहीं खोलना पड़े, एक बार में समझ जाए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये 0 to 5 साल ऊपर के थे, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सर इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, न्यू एनरोलमेंट 0 to 5 कैसे करेंगे, 5 to 18 कैसे करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट है उसमें? 0 to 5 to 18 क्या न्यू एनरोलमेंट करे कैसे, मतलब होगा या नहीं होगा? नहीं, अभी मान लीजिए मार्कशीट लेके आता, कोई मार्कशीट लेके आता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है हाँ। कि 5 साल से जो ऊपर है हाँ। और 15 मतलब 18 से नीचे अंदर में है, हाँ। 18 साल के अंदर में है, हाँ। उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट एलिजिबल है, यही है क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। ये हम लोग पहले खेलते थे ना कि इधर से तीर लगा के देखेंगे तो वह चूहा कहाँ निकल के खाएगा, वो जाके कैसा होता है ना, सेम चीज को आइडिया हम लोगों को अभी दे दिए हैं कि थोड़ा सा दिमाग को लगाइए कैसे। देखो यहाँ पे सीधा है ये 0-5 ईयर है। अब आपको कैसे देखना है, मिनिमम डॉक्यूमेंट क्या है, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ कोई भी आधार बनाने के लिए। अब आप ऐसे देखेंगे इन दोनों में टिक किसमें किसमें, ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, ठीक। अब जैसे देखो इसमें एक नंबर से आ जाइए, एक नंबर नहीं आप लोग पूछे ना कि 0 to 5 में कंफ्यूजन नहीं हो। 0 to 5 आपको ओके। पहले हम जो बोल रहे हैं उस पॉइंट को समझो आप। पहला पॉइंट है कि मिनिमम डॉक्यूमेंट चाहिए एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ। अब बात आती है ये है आईडी प्रूफ और ये है एड्रेस प्रूफ। क्या डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है? नहीं है। एचओएफ भी मैंडेटरी नहीं है। आपको ऐसे देखना है कि दोनों में टिक किसमें है। अब देखो इसमें इंडियन पासपोर्ट दोनों में टिक है, इसका मतलब पासपोर्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। नया आधार बनाने के लिए जरूरत होता है 5 to 18 साल। पैन कार्ड देता है तो होगा, आईडी प्रूफ तो है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, नहीं होगा। उसी तरह से देखो इसमें दोनों में टिक किसमें है, इसमें देखो इसमें दोनों में है, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3। ये एबो 5 ईयर था, एबो 5 ईयर वाले। एक मिनट रुको पहले। पैन कार्ड बनेगा कैसे सर बिना आधार कार्ड? एक मिनट सुनो ना। अच्छा एक चीज समझो आप पहले, बिलो का भी पैन कार्ड बनता है। मेरा आधार का पैन कार्ड कहाँ बनता है? अरे सुनो तो पहले, आप पहले तो हम लिखे हैं, हम लिखे हैं, आप मुझसे लड़ोगे। अच्छा एक चीज बताओ, नहीं बता रहे आप, इससे ये हम लिखे हैं, गाइडलाइन में लिखा है, कुछ सोच के लिखा होगा ना भाई, तो कुछ सोचा है तो उसको सुनो ना पहले। ये पैन कार्ड जो लिखा है ये 5 ईयर, अगर मान लो 5 to 18 की बात कर रहे हैं तो आप 15 में काहे पकड़ के इसको रखे हुए? 18 साल का भी हो सकता है ना, वो तो 18 साल में बन रहा होगा उसको। ये तो केवल 5 ईयर लिखा हुआ है, इसमें कहीं ऑब्जेक्शन है क्या कि 5 साल के ऊपर 20 साल नहीं होता, 18 साल नहीं होता है क्या? आप उसको 5 साल ऊपर वाले को मानिए बस। अब यहाँ पे आ गए हम लोग बात समझो पैन कार्ड। सेम चीज आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखो वोटर आईडी कार्ड। अब पूछो कि वोटर आईडी कार्ड 5 साल का कहां से बन जाएगा, तो ये कहां बोल रहा है कि ये बोल रहा है 5 साल के ऊपर, 18 साल 20 साल वो भी चलेगा। आप मान के चलो दोनों वाले में सेम डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी कार्ड दोनों के लिए एक्सेप्टेड है। सेम चीज नीचे जाओगे देखो सब में क्रॉस है, सब में क्रॉस है। यहाँ पे फिर से देखो आगे, यहाँ पे इसमें दोनों में टिक आ गया। ये क्या है, ये है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। किसी का कोई इशू है, कोई डिसेबल है, कोई तरह का बॉडी में इशू है, वो उसके लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों जिसमें मैच कर गया वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा आधार नया बनाने के लिए, ताकि अपडेट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं बोले। तो ये कोई 2 डॉक्यूमेंट लेके आधार नहीं बना सकते, अलग अलग। हाँ सपोज दैट मार्कशीट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, बना सकते हैं ना, और एड्रेस में मुखिया ले सकते हैं, 2 लेकर। तो अभी आगे देखो पहले आप लोग, अभी यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट, बिल्कुल 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट आप लोग बना भी सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अरे देखो एक चीज बताते हैं, हम तो सब कुछ जान रहे हैं ना, सब कुछ समझते हैं, कभी कभी भी हमको भी 10 बार समझना पड़ता है, आप समझिए। लेकिन समझने के लिए क्या होता है ना कि आप डिपेंडेंट जब तक रहोगे दूसरों के ऊपर,
कि वो हमको अगला बताए एक एक चीज उंगली पकड़ के तब हम जाके करेंगे, आप हमेशा डिपेंडेंट रहोगे, कभी भी सीख नहीं पाओगे। आपको अपने से करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो आप डॉक्यूमेंट को पढ़ो ना, एक बार क्लियर हो जाएगा सारी चीज। अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले में, एक जो है ऑल एज ग्रुप्स। और ऑल एज ग्रुप्स में ये मत बोलना है कि 0 to 5 इयर्स नहीं आएंगे, 5 to 15 नहीं आएंगे। ऑल एज ग्रुप्स यानी कि सारा 100 साल का बुजुर्ग है व्यक्ति और आज जो जन्म लिया है उसके लिए भी ये डिस्कशन। लेकिन सर ये सिर्फ अपडेट के लिए है, ये अपडेट जब कराएगा ये उसके लिए, यानी कि पीछे वाला तो था 5 साल से ऊपर सभी के लिए, और ये हो गया ऑल एज ग्रुप्स के अपडेट के लिए। अब अपडेट जनरली जो होता है वो 4 तरह का अपडेट होगा। एक तो या तो वो अपना नाम का अपडेट कराने आएगा, या तो एड्रेस का अपडेट कराने आएगा, डेट ऑफ बर्थ का अपडेट। जनरली देखो अपडेट तो बहुत सारे मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ। बायोमेट्रिक अपडेट होता है, तो बायोमेट्रिक अपडेट एक अलग पार्ट होता है, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगता। अब हम लोग यहाँ पे जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो इंडियन पासपोर्ट आप देखेंगे ये सारे तरह के अपडेट्स के लिए वैलिड कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से पैन कार्ड को देखेंगे, स्टार लगा हुआ है सर। स्टार का मतलब होता है कि उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। अब देखिए नीचे दिखा देते हैं, आप पूछे तो इससे बता देते हैं स्टार का क्या मतलब है। स्टार देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्टेंट नोट, वो पूछे ना स्टार क्यों है, यहाँ इंपोर्टेंट नोट में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ अपडेट of all residents between the age group of 0 to 18 years, 0 से 18 साल, ये mandatory required birth certificate। अगर वो birth certificate जो दे, मतलब जो व्यक्ति आया है आपके पास, अगर उसकी उम्र 0 से लेकर 18 साल के बीच में है और अगर वो अपडेट करवाने आ रहा है, समझ रहा है क्वेश्चन, तो वो वहां पे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देगा। पैन कार्ड वहां पे लिस्ट में तो दिया हुआ है लेकिन पैन कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। जब यहाँ बोल दिए कि बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ होगा इस कंडीशन में, तो मार्कशीट का कंडीशन आगे बढ़ेंगे। अभी कंडीशन स्टार मार्कशीट पे चल रहा है, मार्कशीट वाला पॉइंट पे हम लोग आगे आएंगे, ठीक है। आप लोग आगे देखिए, दिखा देते हैं। मार्कशीट वाला पॉइंट पे जब आएंगे तो देखो उससे होता है कि नहीं होता, क्लियर हो जाएगा। अब भाई ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ लेता हूँ, तो ड्राइविंग लाइसेंस 5वां नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है, ये आईडी प्रूफ के लिए, यानी नाम सुधार के लिए अगर कोई लाता है। लेकिन नाम सुधार का मतलब ये नहीं समझना, आप थोड़ा सा इसको नहीं समझना, पुरानी दिन को भूलना मत, ये कहावत है ना। तो इसका मतलब नया गाइडलाइन आया तो पुराने समय वाली कहानी मत भूल जाना। मतलब ये है कि पीयूआई का जो ये ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसमें कंडीशन पहले ये था कि छोटे छोटे नाम में सुधार कर सकते हैं, यानी कि किसी का एक लेटर मिस्टेक है, एक किसी का कुमार कुमारी वगैरह है, इस तरह का चीज। ऐसा नहीं है कि उसका राहुल है और अमित बना रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लगा दो, क्योंकि लिख दिया है यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए एक्सेप्ट है। तो पुरानी समय को भी याद रखना है, ठीक है। गाइडलाइन वही है, थोड़ा सा अपडेट हुआ है उसमें। तो अभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लिया तो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे सुधार के लिए। सेम चीज पीओए एड्रेस के लिए नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं होगा एड्रेस प्रूफ के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी नहीं होगा, बर्थ के लिए भी नहीं होगा, क्लियर है। इसी तरह से एक एक करके आप नीचे जाएंगे, नीचे जाइए और आपको सारा चीज दिखाई देगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कौन करके देगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आप लोग एक बार पहले और एक बार थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग मुखिया वाले फॉर्मेट सर। मार्कशीट सर, मार्कशीट वाला में दिखा देते हैं। 15 नंबर पॉइंट पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो मार्कशीट सर्टिफिकेट, मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए लिखा है एक्सेप्ट कर रहा है ना, ठीक है। वो अलग विषय है, यहाँ पे आईडी प्रूफ अगर उसका नाम वगैरह कुछ सुधार करना है तो मार्कशीट के बेस पे छोटे मोटे सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि जो मार्कशीट होता है उसकी फोटो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं होगा, रिलेशनशिप में है, लेकिन रिलेशनशिप का हमको यहाँ तक अभी कोई मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में स्टार मार्क लगा हुआ है, तो स्टार मार्क में भी सेम कंडीशन यहाँ आ जाता है। आप पढ़िए, उसको पढ़ के बार बार बता रहा हूँ, बार बार पढ़ूंगा और आपको समझा देता हूँ। इसमें डेट ऑफ बर्थ में जहाँ पे स्टार मार्क आ रहा है, जहाँ पे भी स्टार मार्क आ रहा है, इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझ लीजिए। ये स्टार मार्क का सीधा सीधा बोलने का मतलब है डेट ऑफ बर्थ अपडेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 years मैंडेटरी रिक्वायर्ड बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। यानी कि क्लियर कर दिया कि अगर स्टार मार्क जहां दे दिए वहां 0 to 18 इयर्स का अगर है, कोई व्यक्ति आया है अपडेट करवाने, वहां मैंडेटरी है कि बर्थ सर्टिफिकेट ही देगा। समझ में आई बात? अगर उसके ऊपर का उम्र का व्यक्ति है तो मार्कशीट आप लगा सकते हैं। काहे के लिए हम
बोल रहे हैं इतना देर से, काहे बोल रहे हैं यार? आप लोग समझते हैं, हमको लगा है आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, हम जो चीजें बोल रहे हैं आपको वो दिमाग में बिठा रखे हो कि नहीं हमको अगले को ना क्रॉस करना ही है। बात तो जितने लोग बैठे हुए हैं सबको समझ में वही चीज आ रही है। आपको दिक्कत क्या है कि आपको क्रॉस करना है, यानी कि हम जो चीज समझाएंगे उसमें ऑब्जेक्शन डालना ही डालना है। ऐसी चीजें नेगेटिविटी अगर रखोगे तो काम नहीं कर पाओगे कभी भी। हम तो तुमको बार बार बोल रहे हैं कि स्टार मार्क का सीधा सीधा पढ़ के बता रहे हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ अपडेट ऑफ ऑल स्टेट बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 इयर्स मैंडेटरी रिक्वायर्ड। अगर 0 से 18 के बीच का कोई भी व्यक्ति है वहां मैंडेटरी है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट ही देगा। लेकिन अगर 19 साल जैसे ही हो गया, 18 साल एक दिन हो गया, वहां मार्कशीट चलेगा। हम तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा तो फिर नहीं होगा, नहीं होगा भैया। बर्थ सर्टिफिकेट आ गया तो बर्थ सर्टिफिकेट से होगा कि नहीं, इलेक्शन के बाद बर्थ सर्टिफिकेट से होगा कि नहीं? 18 से ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट होगा। बर्थ सर्टिफिकेट सब जगह मान्य है, मार्कशीट के लिए कंडीशन है कि 0 to 18 के बीच का नहीं होना। सर क्यों ना 60 साल का हो बर्थ सर्टिफिकेट यूज होता है, 60 साल का भी चलेगा चलेगा। तो आप सुनो, अब यहाँ तक क्लियर हुआ क्या कि फॉर्मेट का आजकल जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो आज के डेट में सबको पता है कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया तो कुछ भी जाके करा लेते थे। आज के डेट में उसको कंप्लीटली मान के चलो खत्म ही कर दिया। एमपी एमएलए भी अब नहीं दे पाएंगे, स्टेट ऑफिसर तक को एग्जाम कर दिया है इसने। तो आपका ये चीज क्लियर हो गया कि एड्रेस के लिए वहां तक मान्य हो रहा है, बाकी चीजें मान्य नहीं हो रही। अच्छा देखो, आप एक चीज बताइए, आप लोग यहाँ पे आए हैं किसी न किसी मतलब यूआईडीआई के सिस्टम में हम लोग क्या देखें कि जो 200 अच्छे ऑपरेटर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बुलाओ, ठीक है। 200 से क्या एक ज्यादा हम लोग पकड़े होंगे, क्योंकि हमको 200 बोला गया था, समझने तो 201 को तो नहीं बुलाए हैं, 200 को बुलाए हैं। सेम इसी तरह यूआईडीआई का कंडीशन ये है कि अगर 30 गलती करते हो DOE2 वगैरह में तो आपको 30 गलती तक, चलो ठीक है छोटे छोटे गलतियां की है। DOE1 जो कैटेगरी होता है उसमें एक गलती कर दी तो क्या वो हमसे पूछने आएगा कि दोबारा ये गलती तो नहीं करेगा ना, दूसरा बार छोड़ देंगे इसको, ऐसा पूछता है क्या? तो यानी कि एक गलती माफ नहीं होगी। तो यूआईडीआई के टर्म्स को आप सीधा सीधी समझ लीजिए कि उन्होंने एक बार जब बोल दिया, रिटन में ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद वो कहीं गुंजाइश नहीं होगी, कोई माफीनामा नहीं होता है, ब्लैकलिस्ट होने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। ये है उसका गाइडलाइन। उसमें ग्रैब वगैरह होते हैं, फोटो टू फोटो वगैरह होते हैं, बहुत लोग बहुत तरह की गलतियां करते हैं, हर एक एरर्स पे हर एक तरह की पेनल्टी होती है। तो इसकी पूरी विस्तृत जानकारी और विस्तृत ट्रेनिंग जो होता है वो तो हम लोग लगातार देते रहते हैं और यूआईडीआई की वेबसाइट पे भी, हाँ सॉरी, हम अपने तरफ से ग्रुप में भी भेजते हैं। आज का जो ट्रेनिंग है उसमें हम टेक्निकल इशू को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे। ये आपको पीपीटी ही दे देंगे, आप ले जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप नीचे आइए और अब देखो यहाँ पे ये 7/11/22 से लागू हुआ था। इसमें जैसे आप किसी का जेंडर गलत लिख दो, मेल को फीमेल कर दो, फोटो गलत डाल दो, इस तरह के एज गलत डाल दिए, एरर इनकम एड्रेस इनकम्प्लीट लिखे हैं, पुअर क्वालिटी के डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, डेमोग्राफिक डेटा कुछ और बोल रहा है, फिर कुछ और किए हैं, इस तरह की जो भी गलतियां करिएगा, फोटो साफ नहीं आया, 1000 रुपए पर पैकेट पेनल्टी है, यानी 1000 रुपए एक गलती पे लगेगा सीधा। इस तरह से नीचे आएगी। अब नीचे आते हैं, इस तरह की पेनल्टी की बहुत सारी लिस्ट है। अब पेनल्टी क्या है इसको डिस्कस करेंगे। तो यूआईडीआई का सिस्टम जो होता है, आपको पता है ना कि जो आपका आधार का जो सॉफ्टवेयर है, आज की डेट में वो 2011 में जब आधार बनता था तो कुछ भी बनता था, हनुमान जी का भी आधार बना है, ठीक है ना। तो उस समय, आज के डेट में आप जैसे ही कुछ करोगे, एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग सब जान ही रहे हैं, आपके मोबाइल में भी वो फिट कर, आज के डेट में वो काम कर रहा है टेक्नोलॉजी। वो क्या रहा है, वो इंटीग्रेटेड है उस सिस्टम के साथ में। जैसे ही कोई फोटो अपलोड होता है, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करता है कि ये फोटो है, ठीक है। आपका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो होता है, जब फेस ऑथेंटिकेशन हम लोग करते हैं, कान का फेस का एक स्ट्रक्चर होता है हर व्यक्ति का अलग, तो वो इमेज क्रिएट करता है। अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो फोटो चीजें जो होती है वो फोटो को रीड करता है, तो वो फोटो जैसे ही अपलोड होता है सिस्टम में, तो पता चल जाता है कि ये फिजिकल फोटो है या फिर उसको कोई फोटो अपलोड किया गया। तो ये सब चीजें जब सामने आती है तो वो पता चला। तो फोटो से कभी भी, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे किसी का भी, फोटो से कोई काम नहीं करता है। स्टैम्प ब्लर है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी नहीं चलेगा। थोड़ा भी गंदा, हमारे सेंटर में, हम रांची वाले सेंटर में बैठते हैं, हम कभी कभी वहां पे खुद देखते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो 2 तरह की कंडीशंस क्रिएट होती है। पहली कंडीशन ये क्रिएट होती है, ऑपरेटर ये सोचता है कि चलो यार अगर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ब्लैकलिस्ट नहीं होंगे। उसके लेकिन मन में है कि गलती करेंगे तो ब्लैकलिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि अभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है। क्या हुआ वहां पे कि उस चीजों को जानने के लिए आपको समझना होगा कि छोटी सी गलती हो गई, यानी कि स्टैंप आपको दिखाई दिया कि स्टैंप क्रॉस कर गया है और ये स्टैंप साफ हमको पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो इसमें दिमाग काहे लगाना है। हम पढ़ने में नहीं आ रहा है इसका मतलब हम नहीं पढ़ पा रहे हैं,
जब फिजिकल कॉपी मेरे पास है, स्कैन करके हम जब सिस्टम में अपलोड करेंगे, तो जब इसके लिए हम भेज रहे हैं यूआईडीआई के क्यूसी टीम को, तो क्यूसी टीम उसको कैसे पढ़ेगी? यानी कि वो रिजेक्ट तो ऑटोमेटिकली है। तो ये आपको अपने लेवल पे ये चीज डेवलप करना पड़ेगा कि डिसीजन कैसे लेना है, कहां सही है कहां गलत है, उसको सोचना पड़ेगा। सर तो इसमें मोहर बढ़िया से नहीं हुआ सर, तो वो आपकी गलती नहीं है, दोबारा करवा नहीं मार सकते हैं। डबल स्टैंप तो और गलत, ठीक है, डबल स्टैंप नहीं, सिंगल स्टैंप लगेगा। और जहां गलती हो गई छोटी सी, देखो एक बात बताते हैं, हम लोग तो डेली केस करते हैं, वहां पे ऐसे ऐसे अधिकारी आते हैं, डेली लड़ाई करके जाते हैं। कैसे नहीं करोगे, हम जा रहे हैं केस कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, केस करने से केस हो जाता है क्या? आप बात समझो, आप अपने तहत परफेक्ट हो। हमसे उस दिन बोला आप लिख के दीजिए, वो आप लोग बैठे हुए थे, लिख के दीजिए कि आप नहीं कीजिएगा। आप सामने वाले को मैं लड़ूंगा तो नहीं, मैंने बोला कहां लिखना, दीजिए, लिख देते। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था ना, मैंने 3 पेपर पे लिखा कि नहीं कर सकते हैं, मैं अपने साइन किया हुआ। हमसे भी हुआ है। तो इसलिए गाइडलाइन आपको पता होना चाहिए कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, कहां करेगा। तो आपको चीजें सीखना होगा, समझना होगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। और आज जो ट्रेनिंग था, अब इस पे हम लोग वापस आते हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे, देखो 10 लोगों से क्वेश्चन लेके क्लियर बता देते हैं, 10 से ज्यादा 11 से नहीं लेंगे। अब यहाँ पे 10 लोग जो होंगे वो क्वेश्चन एक नहीं सर 24 लीजिए, 24 डिस्ट्रिक्ट से आया। टाइम बहुत ज्यादा है। हाँ, तो क्वेश्चन करके एक करके आप लोग माइक सर लाइए, शुरू हम ही करते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन आप लोगों से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके मन में भी हो सकता है, और रिपीट ध्यान दें। एक करके आप लोग पूछिए जो पूछना है। सर मैं असली मिर्जा धनबाद से हूँ। आने से पहले मेरा कुछ भेलिंग थे, बहुत सारे कॉल किया हमें, उनका कुछ क्वारीज है। पहला क्वारी तो ये है कि जैसे कोई लेडीज आते हैं, शादी करके आते हैं, उनका नाम में देवी हम कैसे लगाएंगे? एक मिनट सर, दूसरा क्वारी, नाम में देवी हम कैसे, नाम का सरनाम देवी कैसे लगाएंगे? हाँ ठीक है। यहाँ पे मुखिया वाला डॉक्यूमेंट क्योंकि बंद हो चुका है, अब यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, नाम के लिए वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट से संपर्क करेगा जो वहां पे दूसरा उसके नाम के रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना के दे। आधार को इनमें से कोई, अब एक चीज समझिए, हम उस पे नहीं जा सकते हैं कि उसके पास नहीं है तो हम क्या करें। हमको यूआईडी ने बोला है कि इसमें से कोई डॉक्यूमेंट हम तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। तो हमको उनको बोलना पड़ेगा इनमें से कुछ लेके आइए, तब हम कर पाएंगे, क्योंकि पहले ऑप्शन था, अब नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। और नाम में क्या रखेंगे? नाम में सुधार करें। तुम लोग मजाक मत करो, नाम में क्या देखो, छोटी छोटी चीजें क्या होता है, आप लोग इस तरह का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ तीसरा क्वेश्चन सुनो, पहले एक एक करके खत्म करते हैं, बताइए। तीसरा क्वेश्चन सर ये है कि कमीशन को लेकर है, कमीशन को लेकर है कमी, हाँ ठीक, हाँ कि वो मिलना है। कमीशन पे हम लोग बात कर लेंगे, कमीशन पे आप बैठ जाइए, कमीशन पे हम लोग बात में कमीशन पे अभी बात करेंगे। अभी देखो ये आपका जनरल क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट में इसको कंफ्यूज करके आपको सारी चीज बता देंगे। अभी हमको टेक्निकल सारी चीजें देखने दीजिए, आपका पॉइंट हम ये बता देंगे, अभी ही बताएंगे, ऐसा नहीं है। कोई क्वेश्चन? हाँ आप पूछिए। मेरा छोटा क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं जैसे आपने बताया 0 to 5 ईयर, हाँ। इसमें जन्म सर्टिफिकेट से हो जाएगा, उसका हेड ऑफ फैमिली से हो जाएगा। लेकिन जिसका उम्र 5 साल से 10 साल के बीच है या 18 साल से नीचे है, उसका क्या हम उसका सर्टिफिकेट देके और हेड ऑफ फैमिली का फिगर देके कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो बता देते हैं कंडीशन। इसमें क्या होता है कि 5 साल से लेके जो 0 to 18 ईयर्स के होते हैं, वहां पे क्या होता है कि पहले हम लोग एचएफ में इनरोलमेंट करते थे, ठीक है। उसका यहाँ पे क्या हुआ है कि हेड ऑफ फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट पे इन्होंने लिख दिया है 0 to 5 ईयर्स में। 5 to 18 वाले में हम कंडीशन पे देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन नहीं किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम आपको बार-बार एक चीज बोल रहे हैं, पुरानी बातें आपको भूलनी नहीं है। आपको यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ आपने बर्थ सर्टिफिकेट का जिक्र किया, तो बर्थ सर्टिफिकेट पे जब हम आ जाते हैं, देखो यहाँ पे किसका नंबर पॉइंट पे एक नहीं, पॉइंट नंबर 23 पे है, 23वां नंबर पॉइंट पे बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन इसको रिलेशनशिप और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों में डाला है। तो जहां रिलेशनशिप की बात आ गई, वो रिलेशनशिप यानी कि हेड ऑफ फैमिली के कंडीशन में लागू हो जाता है। यानी कि हेड ऑफ फैमिली में बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ आज के डेट में हेड ऑफ फैमिली में दोनों का लगेगा, मदर और फादर दोनों को आना पड़ेगा, दोनों का आधार लगेगा, ऑथेंटिकेशन एक व्यक्ति का होगा। तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप के बेस पे डॉक्यूमेंट डाल रखा है, तो यहाँ पे उसका आधार एचओएफ के बेस पे 18 साल तक है, तो उसका होगा। और सर एक चीज, जिसका बहुत किसी का ऐसा है कि सस्पेंड हो गया है, कैंसिल दिखा रहा है, उसका क्या करना है? बस छोटा नहीं, ये सस्पेंड दो चीज अलग अलग है। सस्पेंड होना, कैंसिल होना अलग है, बहुत डिफरेंट। समझ लो कैसे। सस्पेंड यानी कि उसका क्या है कि कुछ कारण, जैसे उसका डेमोग्राफिक मैच कर गया होगा, या हो सकता है कि उसका बायोमेट्रिक कन्फ्लिक्ट करता है, किसी का बायोमेट्रिक मैच कर जाता है, वो कन्फ्लिक्शंस की वजह से, क्या हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, इसकी वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड यानी कि वो टेम्पोररी कहीं पे डाला गया है सिस्टम में। कैंसिलेशन, इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो नहीं, इस कंडीशन में क्या होता है कि सस्पेंशन अगर है
उस व्यक्ति का फुल बायोमेट्रिक अपडेट होगा। सुनो पहले, आप तो समझते नहीं हो, ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो ये आपका भी रिलेटेड हो सकता है। सस्पेंड का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का कोई भी डेमोग्राफिक अपडेट नहीं करना है, उसका सिर्फ और सिर्फ फुल बायोमेट्रिक अपडेट कीजिए। अगर वहां पे डॉक्यूमेंट पुराना था तो वहां पे PII भी कर, ठीक है। यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट के साथ साथ वो सस्पेंडेड था तो वो एक्टिव हो जाए। कैंसिल होता है किसी कारण से, बहुत सारे कारण होते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिया था आधार बनवाने के लिए, उसकी जांच भी पता चला, बहुत सारे बांग्लादेशी थे या फिर बहुत सारी चीजें, कैंसिलेशन केस में उसको नया आधार बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दूसरा किसी से क्वेश्चन ले लीजिए। और सर मानिए 30-40 साल उम्र है जिसका, उसका आधार कार्ड बहुत बार ऐसा होता है, बहुत किसी का बनाया है लेकिन हर किसी का रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा भी केस आता है कि बनाया ही नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, ये हम लोगों के जुडिक्शन में नहीं आता है, क्योंकि मैं CSC बात कर रहा हूँ। UIDAI के टर्म पे आता है, तो UIDAI के जो अधिकारी आए हुए थे, ये उनका क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता दूं इस केस में क्या होता है कि ये क्वेश्चन जो होता है इस तरह के दोनों चीजें के लिए, दोनों चीजों में हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे उस तरह से जिस तरह से UIDAI के इसमें होती है नियम के अनुसार। अगर किसी का बार बार आधार नया बनवा रहा है और रिजेक्ट कर रहा है, तो रिजेक्शन का दो कारण होता है। एक कारण होता है उसका हो सकता है फिंगरप्रिंट रिलेटेड कोई इशू हो, और नहीं तो ऑलरेडी उसका एक बना हुआ है, ठीक है। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो डुप्लीकेट दिखाएगा। तो डुप्लीकेट आईडी अगर आपको लेना है तो आप UID रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए रांची से, और नहीं तो 1947 पे बात कीजिए, ये उनके नियम के अंतर्गत है, इसलिए वो वही बताएंगे। और बात आती है कि आपको अगर मान लीजिए कि आपका उसका बना ही नहीं है, उसके बावजूद रिजेक्ट हो रहा, तो ये होता है, ये भी टेक्निकल इशू। उसमें एक एनरोलमेंट आईडी होता है, वो एनरोलमेंट आईडी लेके आप UIDAI रीजनल ऑफिस को, उसकी मेल आईडी आप देखेंगे वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस पे आप मेल कीजिए कि एनरोलमेंट आईडी किस कारण से हुआ है रिजेक्ट, इसका एक्चुअल रीजन जानना है, वो आपको बताएंगे। ये हमारे साथ थ्रू नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम डेटाबेस लेके नहीं बैठे हुए, ठीक है। ओके, थैंक यू। हमारे पास में 15 साल के नीचे का बच्चा था जिसका बायोमेट्रिक मैंडेटरी करना है मुझे, वो बच्चा 3 महीना पहले करा चुका है और फिर से उसका बायोमेट्रिक काम नहीं करा, फिर से अपडेट करना हो तो मैंडेटरी में करना है या तो बायोमेट्रिक अपने नहीं समझ गया। देखो आपका जो क्वेश्चन है एक्चुअली एक क्लाइंट बेस्ड है। होता क्या है कि जैसे ही आप किसी व्यक्ति, आपका दो तरह के आधार का सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो। ऑनलाइन वाला में तो दिक्कत नहीं आएगा, ऑफलाइन में दिक्कत आता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि जैसे ही उसका आधार नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली बताएगा कि इसका मैंडेटरी है या नहीं है, तो ऑनलाइन में तो ये पता चल जाएगा। लेकिन ऑफलाइन मोड में अगर आप कार्य कर रहे हो और सामने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरा ये मैंडेटरी नहीं है, तो ठीक है, मैंने कराया था। अगर वो आके बोलता है कि मेरा मैंडेटरी नहीं है और 15 साल की उम्र के अंतर्गत है, ठीक है, और उसके डॉक्यूमेंट मतलब आधार में देखोगे, आधार जब प्रिंट होता है तो जब बना था उसका एक डेट लिखा हुआ होता है, वो डेट देख लेना कि अगर उसका डेट उसका उम्र के हिसाब से 15 साल के भीतर का था उस समय बना हुआ, तो वो मैंडेटरी में है, यानी कि उम्र के हिसाब से आपको मानना पड़ जाएगा। ऑफलाइन वर्ड में मोड वाले, ऑनलाइन में तो ये पता ही चल जाता है, और तो जैसे आधार डालोगे तो वो दिखा देगा कि मैंडेटरी है कि नहीं, ठीक है। तो ये समझने वाला है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। एक आध केसेस आते हैं कभी कभी। सर हम लोग का गांव का पिन कोड पहले कुछ और था, 2-3 साल पहले अभी चेंज हो गया है, तो उस बेस में एचओ टैग से क्या हम बच्चे का नया बना सकते हैं? एचओएफ में आप पिन कोड से क्या कंसर्न है, पहले ये बताओ मेरे। सर उसका जिन जोड़ेगा उसका पिन कोड अलग रहेगा ना एड्रेस में? नहीं, एचओएफ में जो होगा डेटा उसके आधार में वही सेम डेटा उसके बच्चे में आएगा, अलग कुछ होगा नहीं। तो सर उस पिन कोड से उस गांव का नाम नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो उसको कंप्लेन का चीज है। अगर मान लो उसका एड्रेस में ही इशू है तो उसके लिए वो UID रीजनल ऑफिस को एक लेटर लिखेगा कि ये चीजें हैं, ये पिन कोड पे ये चीजें होना चाहिए, नहीं है तो वो वहां से उनके सिस्टम में सुधार होगा, तभी क्लाइंट में दिखेगा, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं दिखेगा। अच्छा, और हाँ पूछिए सर, एक बच्चा मेरे पास आया हुआ था, उसका जैसे मैट्रिक का रिजल्ट लेके वो डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने किसी और ऑपरेटर के पास गया हुआ था, तो उसका जो है ईयर मिस्टेक हो गया, ठीक है। जैसे उसका 2006 था तो 2010 हो गया उसके, ठीक है। उसके बाद वो मेरे पास आया तो हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से उसका अपडेट किया और रीजनल ऑफिस को मेल भी किया, ठीक है। 1.5-2 महीना हो गया, कंप्लेन भी किए, लेकिन कोई उसका होता नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताओ, तो कंप्लेन तो आप भी मेरे को डेली करते हो, बात समझो। तो हम लोग कोशिश करते हैं आपके सवालों का जवाब देने की। अभी आपके पास यहाँ पे UIDAI से अधिकारी आए हुए थे, ये उनके रोल में आता है, उनके जुडिक्शन में आता है। हमारे पास उनका जवाब भी नहीं है कि वो क्यों नहीं जवाब दे रहे, तो अब हम क्या बोले कि नहीं जवाब दे रहे हैं तो पहुंच जाओ वहां पे, ऐसा नहीं ना। आपको पेशेंस रखकर उनको रिमाइंडर डालिए मेल पे, और नहीं तो कॉल नंबर भी दिया हुआ है, सारे अधिकारियों का नंबर है। नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, उसमें आप देखोगे सारे अधिकारियों का नंबर है। अधिकारी नहीं उठाएंगे, उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, वो उठा के आपको देंगे है, तो आप उनसे बात कीजिए, वो उनके अधिकार के क्षेत्र में, ठीक है। अब लास्ट सवाल लेंगे क्योंकि लंच का समय ओवर हो रहा है। एक लास्ट सवाल,
एक सवाल और एक लास्ट हमको सवाल अभी भी दिमाग में है, वो हम बता देंगे। एक लास्ट सवाल आप बोलिए सर लिमिट क्रॉस का कैसे सोल्यूशन होगा? लिमिट क्रॉस में देखो, आपको मैं बता देता हूँ। लिमिट क्रॉस 3 कंडीशंस में आते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ में भी आता है लिमिट क्रॉस, जेंडर में भी है और नाम में भी है, ठीक है। अगर तीनों कंडीशंस में लिमिट क्रॉस जहां पे लिखना शुरू कर दिया, उस केस में आप पर्सनल अपने लैपटॉप से, अपने क्लाइंट से, किसी के दोस्त के कहीं से भी करा पाएंगे। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि हमने इस कंडीशन में ये कराया था या गलती से हुआ, दोनों कंडीशन है। हमको इसकी अब सुधार करानी है, उसके रिलेटेड उसका अभी प्रेजेंट वाला जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के साथ आपको रीजनल ऑफिस को एक मेल करना है अटैचमेंट के साथ, यानी तो आपको वहां पे ऑफिस में जाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का है उसके लिए, ऑपरेटर को इसमें कुछ नहीं करना, उसको आप बता दीजिएगा कि आपको अब लिमिट क्रॉस जहां लिखना शुरू कर दिया, आपको नजदीकी जो आपके कंसर्न रीजनल ऑफिस UIDAI का, वहां आपको संपर्क करना पड़ेगा। उसमें हमारा कोई